नमस्कार। कक्षा 5 कक्षा 5 विषय परिसर अभ्यास 1 पाठ क्रमांक 9 मानचित्र हमारा साथी, जिसको हम नकाशा भी बोलते हैं और मानचित्र भी बोलते हैं। वो हमारा किस प्रकार साथी रहता है वो अभी हमने को देखना है। हमारे परिसर की ज़मीन ऊंच नीच रहती है, मतलब एक समान अपने को ज़मीन दिखती है क्या? जहाँ अपन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपना परिसर बोलते हैं। तो ऊंच नीचे होने के कारण जमीन के विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं। इसमें पहाड़ रहते हैं, घाटियाँ रहती है, पठार रहते हैं, मैदाने रहते हैं, द्वीप रहते हैं, आदि भूरूप तैयार होते हैं। इसका अध्ययन अपन पिछले कक्षा में किया है। तीसरी और चौथी इस कक्षा में अपनी इस भूरचना के बारे में अपन ने क्या किया? अध्ययन किया है। अपना परिसर कैसा है इसको अच्छे से समझने के लिए आपकी वहाँ की भूरचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक है। जहाँ अपन रहते हैं अपना परिसर है, वहाँ की भूरचना अर्थात प्राकृतिक रचना, इसकी जानकारी हमें लेना चाहिए। हर किसी को इसकी जानकारी क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए और जानकारी होना आवश्यक बात है। जो मानचित्र है संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। मानचित्र से संबंधित जानकारी क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। उसमें 5000 वर्ष पूर्व का मानचित्र था। इसका अर्थ है कि मानव को पहले से मानचित्र बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मतलब अभी अपन ने मानचित्र बनाया क्या? नहीं, तो 5000 वर्ष पूर्व ही हमने क्या बनाया है? मानचित्र बनाया। इसकी आवश्यकता हमें बहुत पहले गिरी थी और हमने मानचित्र बनाया था। तो ये मानचित्र किस लिए बनाया जाता? इसका मुख्य रूप से युद्ध करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था 5000 वर्ष पहले। युद्ध करते समय क्षेत्र की भूरचना, प्राकृतिक रचना की गहरी जानकारी आवश्यकता होती है। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांव-पेच खेलना सहज होता है। जो मानचित्र है, अगर हमको मानचित्र की जानकारी अगर अच्छे से रही तो हम युद्ध में क्या कर सकते हैं? अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं, है कि नहीं? वहाँ की जमीन की हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है और शत्रु क्या हो सकता है? हमारा पराजित हो सकता है। भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध रूप दर्शाए जा सकते हैं। मानचित्र पर ये भूरूप भिन्न भिन्न पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्रों के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, आओ इसे हम समझें। तो जो अलग अलग जहाँ जमीन ऊंचाई पे उसको कैसे दिखाना है, नीचे खाई है उसको कैसे दिखाना है, मतलब एखादा मतलब ये आया घाटी है उसको कैसे दिखाना है, मैदान है उसको कैसे दिखाना है, पठार है उसको कैसे दिखाना है, उसके क्या है? विभिन्न क्या है? चित्र है ना? मानचित्र है और उसमें किस प्रकार मानचित्र को दर्शाया जाते हैं अभी अपने को देखना है। देखो, मानचित्र ब में रंग उपयोग के किस लिए किया गया था। तो अभी आपको किताब खोलने के बाद में अपने को ब चित्र दिखेगा, अ चित्र दिखेगा, वो आपको किताब खोलने के बाद में पता चलेगा, है कि नहीं? समोच्च रेखा पद्धति अभी अपने को देखना है। समोच्च रेखा पद्धति किसे कहते हैं? इस पद्धति का उपयोग मानचित्र में जमीन की ऊंचाई और निचलापन दर्शाने के लिए करते हैं। जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नाप लो है। इसके बाद समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं। मानचित्र में उनका उल्लेख उच्च स्थान पर किया जाता है। मानचित्र पर दिखाए गए स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। समान ऊंचाई के स्थानों में जोड़ने वाली इस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र देखो, इसमें समान ऊंचाई के स्थानों पर आधार पर रेखाएं खींची गई। इस पद्धति के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहज में ध्यान में आता है। क्षेत्र की ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझ में मदद होती है। ये ध्यान में रखो, यदि समोच्च रेखा के बीच दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है और यदि ये दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान मंद होती है। इसे जानकारी के लिए संलग्न आकृति की मदद लो। जो आकृति है उससे अपने को जानकारी मिल जाएगी। देखो, पान क्रमांक 40 पे अपने को समोच्च रेखा पद्धति की एक क्या दी है? डायग्राम दी है, आकृति दी है। मंद ढलान किससे कहते हैं, तीव्र ढलान किससे कहते हैं, इस डायग्राम से अपने को पता चलेगा। जब आप पान क्रमांक 40 पे जाएंगे तो वहाँ की जो आप डायग्राम देखेंगे
उसमें आपको पता चलेगा कि मंद ढलान किसे कहते हैं और तीव्र ढलान किसे कहते हैं। अभी मानचित्र में रंग पद्धति रहती है, अलग अलग प्रकार के मानचित्र में क्या रहते हैं, रंग रहते हैं। तो किस रंग को किस मानचित्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किस डायग्राम के लिए, ऊंचाई के लिए क्या किया जाता है, अधिक ऊंचाई के लिए कौन कौन सा रंग दिया जाता है, वो अभी अपने को देखना है। ये समुच्चय रेखा पर आधारित पद्धति, इस पद्धति को समुच्चय रेखा के बीच रंग भर जाते हैं। प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है। उदाहरणतः जल भागों के लिए नीला रंग और उनसे संलग्न जमीन के लिए गहरा हरा रंग, इससे अधिक ऊंचाई की जमीन के लिए हल्का हरा रंग तथा इससे भी अधिक ऊंचाई जमीन के लिए पीला रंग इत्यादि। 7 वाली रंग तालिका निरीक्षण करो। ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगति में होने वाले परिवर्तन ध्यान में रखो। समुच्चय रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भूरचना का अंतर तुरंत ध्यान में आता है। और मानचित्र ब देखो, मानचित्र ब देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि नीला रंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हरा रंग किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है और हल्का हरा रंग किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है, वो आपको मानचित्र देख के ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक किताब में डायग्राम दिए, देखो यहाँ पे डायग्राम दिए, इसमें से हरा पीला नीला है कि नहीं, गर्द हरा गर्द पीला ये सब दिया है। तो किस लिए ऊंचाई में किस किस प्रकार इस रंग का उपयोग किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी देखना है तीसरा नंबर, उठाव उभार दर्शक प्रारूप। ये सबसे आधुनिक पद्धति, इससे कृत्रिम उपग्रह की मदद की लेनी पड़ती है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र देखो, ऊंचाई के अनुसार भूरचना में होने वाले परिवर्तन इस मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर दी गई पद्धति का उपयोग करके मानचित्र तैयार करने पर क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भूरचना सही समझ में आती है, अर्थात ऊंचाई की गहराई अथवा ढलान आदि का अनुमान होता है। संगणक की सहायता इस मानचित्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है। संगणक जो है हमारा जो कंप्यूटर है उसके सहायता से हम क्या करते हैं, उसका मानचित्र बनाते हैं और अचूक अच्छी माहिती उसमें हम भरते हैं। प्राकृतिक मानचित्रों का उपयोग हम सेना की गतिविधियां, पर्यटन, गिरि भ्रमण, मार्ग तैयार करना, परिसर के विकास का नियोजन आदि कार्यों के लिए करते हैं। जो हमारा जो संगणक जो मानचित्र बनाता है उसका मानचित्र हम सेना की गतिविधियों, मतलब सेना की गतिविधि जो हमें करना पड़ता है उसके लिए उपयोग में लाना पड़ता है, पर्यटन के लिए उपयोग में लाना पड़ता है, और जो हम विकास के जो काम करते हैं उसके लिए जो फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं उसके लिए भी हम इस मानचित्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपको मानचित्र देखना है और समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता मुझे पूछना है। संकेत, अभी मानचित्र में क्या क्या संकेत रहते हैं वो देखना है अपने को। मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्राप्त भूमितीय आकृति के स्वरूप में होते हैं। उदाहरणतः रेखा, वृत्त, त्रिकोण, त्रिभुज, बिंदु इत्यादि। जो हमने मैथ्स में देखते हैं, रेखा देखते हैं, वृत्त देखते हैं, त्रिकोण देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं और बिंदु देखते हैं, जो है ये सब आते हैं, ये किस में आते हैं, मानचित्र में इसका उपयोग अच्छे से किया जाता है। चिन्ह, मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूप की छोटी आकृतियाँ होती है। उदाहरणतः मंदिर, मस्जिद, किला इत्यादि। जो छोटे छोटे जो चित्र बनाते हैं उसका भी हम मानचित्र में उपयोग किया जाता है। जैसे अपने को मंदिर दिखाना है तो छोटा सा मंदिर का चित्र हम दिखाते हैं। हमको अगर मस्जिद दिखाना है तो हम मस्जिद, छोटी सी मस्जिद का चित्र बना के वो मानचित्र में दिखा सकते हैं। अगर हमें बहुत पुराना किला दिखाना है तो उसका हम छोटा चित्र निकाल के वो मानचित्र में रखने के बाद में आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या है, किला, यहाँ पे आपके मंदिर है और यहाँ पे क्या है, मस्जिद है। इस प्रकार मानचित्र में सांकेतिक चिन्ह इसका उपयोग करके ये मानचित्र बनाया जाता है। तो चिन्ह तथा संकेत का उपयोग करने पर संबंधित स्थानों के विशेष संक्षिप्त में तय सह जानकारी मानचित्र में पढ़ने वाले को प्राप्ति होती है। चिन्ह तथा संकेत जिन बातों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उसकी जानकारी मानचित्र के सूची में दी जाती है। जो मतलब अपने मानचित्र, वहाँ पे मानचित्र में जो संकेत बनाया है या चित्र बनाया है उसकी जानकारी उनके छोटे से जो सूची रहती है उसमें दिए रहती है। अभी मैं तुमको दिखा सकता हूँ, उल्टा भी दिख सकता है। देखो यहाँ पे मानचित्र बना है और ये सूची बनी है कि नहीं। तो ये सूची में
क्या क्या दिखा है इसकी जानकारी अपने को क्या मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है और जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।